दोस्तों फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ मैं। इस बार आप लंबी अवधि के लिए कैसे शेयर, कौन सी कंपनी का शेयर में आप अपना रुपया लगाओगे उसके बारे में बात करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाए। देखिए, हम जब लंबी अवधि के लिए आप पैसा लगाएंगे उसमें किस तरीक़ा से लगाएंगे ये एक बात कर रहा हूँ। तो पहले ये खुलासा करना चाहिए कि ये लंबी अवधि बोलने से मैं कितना लंबा अवधि के बात करता हूँ। मिनिमम 5 साल, उससे भी आगे जा सकेंगे, उससे भी आगे रख सकेंगे तो बहुत अच्छा है। जिस क्राइटेरिया चुन के आप लोग ये लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएंगे उसी के बारे में बात करना शुरू करता हूँ। पहला देखिए कि हम लोग किस तरीक़ा का बिजनेस में पैसा लगाने के लिए सोच रहा हूँ। वो है गुड बिजनेस एट रीजनेबल वैल्यूएशन। मतलब ये कोई नया कंपनी बाज़ार में आ रहा है, आईपीओ कर रहा है, कैसा है नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम से आ रहे, उसमें खबर है बहुत जोर से ऊपर चलता रहेगा, वो कंपनी नहीं है। ऐसा भी कंपनी नहीं है कि बहुत दिन से प्रॉफिट नहीं कर रहा था, 20-25 रुपया या 10-15 रुपया में पड़ा हुआ है, अभी ऊपर चलेगा। वोडाफोन, येस बैंक जैसा कंपनी में लगाने के लिए नो, वो उस तरीक़ा का कंपनी में पैसा लगाने का बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कभी कभी तो आप पैसा बना लेंगे, लेकिन 5% मतलब 20 ठो ऐसा कंपनी चुनेंगे, उसमें एक में आप बहुत अच्छा पैसा बना लेंगे और 2 में शायद कुछ पैसा बनेगा और बाकी 17 आपका पैसा लेके चला जाएगा, घाटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए वो सब कंपनी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो गुड कंपनीज एट रीजनेबल वैल्यूएशन, अच्छी कंपनी होने से उसका भाव ऑलरेडी काफ़ी ऊंचाई पे चलता है, लेकिन वो देखना चाहिए कि मोटा मोटी ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है तो लेना चाहिए। जैसा ऐसा मत सोचिए कि स्टेट बैंक 150 रुपया, आईटीसी 120 रुपया, इस टाइप का लेवल पे। वो मार्च 2020 में हुआ था। वो हर 8-10 साल में एक बार ऐसा घटना होता है, कुछ हो जाता है तो उस टाइप का भाव मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा मिलेगा सब हर टाइम पे ऐसा मिलेगा, उम्मीद ही मत कीजिए, वो होता नहीं है। अच्छी कंपनी काफ़ी ऊंचाई पे रहता है। जो सब कंपनी का नाम मैंने लूँगा या आपको जो क्राइटेरिया मैं दूंगा उसको आप जब जांच करेंगे, देखेंगे, छांटनी करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें से ज़्यादातर कंपनी का भाव 1000 के ऊपर ही होता है, कुछ कंपनी का भाव 1000 से 100 के बीच में होगा, और बहुत कम आपको ऐसा मिलेगा कि जो 100 से भी नीचे है, फिर भी वो क्राइटेरिया उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी चुनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। डेट इक्विटी रेशियो या लिवरेज या गियरिंग रेशियो, ये 0.5 मैक्सिमम, उससे ऊपर जाइए ही मत। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ जिस कंपनी में कोई डेट नहीं है वो सबसे बढ़िया है। 0 डेट, नेग्लिजिबल डेट कुछ है ही नहीं, मतलब कर्जा कुछ है ही नहीं ऐसा कंपनी, और या तो बहुत ज़्यादा होने से 0.5% ऑफ द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, एटलीस्ट जो शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी है उसका 50% मैक्सिमम। बट आप मुझको पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि 0.5 क्या, मैं तो 0.12 के ऊपर भी नहीं जाना चाहता हूँ। यही सही मैं चाहता हूँ कि डेट, कर्जा उधारी रहने से कभी कभी रिसेशन या ऐसा कुछ समय पे कंपनी को बहुत भारी पड़ता है, वो का प्राइस गिर जाता है, सब कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा उधारी वाला कंपनी के बारे में सोचिए, देखिए मत करिए। अभी दूसरी जो क्राइटेरिया उसके बारे में बात करता हूँ, वो है, आप लोग सभी जानते हैं, टॉप लाइन, मतलब कंपनी का सेल्स फिगर क्या है और सेल्स ग्रोथ होता है कि नहीं। ये सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, होना ज़रूरी है, बट एक बात है, सेल्स ग्रोथ
ऐसा सेल्स ग्रोथ हमको नहीं चाहिए जिसमें कि आप सेल्स ग्रोथ, कंपनी सेल्स ग्रोथ बनाते हुए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं कि वो जो प्रॉफिट है, नफ़ा का आंकड़ा बहुत ही कम हो जाता है। वो नहीं चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं कि ठीक ठाक पैसा खर्चा करके अगर जो सेल्स ग्रोथ हो पाता है तभी जाके वो कंपनी अच्छा फ्लरिश करता है, अच्छा बढ़ोतरी दिखाता है, कमाई में बढ़ोतरी दिखाता है। तो सेल्स ग्रोथ तो ज़रूर चाहिए, लेकिन सेल्स ग्रोथ नॉट एट एनी कॉस्ट, सेल्स ग्रोथ एट रीज़नेबल कॉस्ट, वो चाहिए। दूसरी बात, अभी दूसरी क्राइटेरिया इसके बाद में जो लेना चाहिए, सेल्स ग्रोथ के बाद में जो ये अपना तीसरी क्राइटेरिया होगा, दूसरी नहीं, तीसरी क्राइटेरिया जो चुनना चाहिए वो ये है कि एक बार देख लीजिए ये कंपनी का थोड़ा सा एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करके, अगर आपके पास में ये कैपेबिलिटी होता है तो बहुत बढ़िया है। बट एक चीज़ है कि कुछ चीज़ तो आप देख पाएंगे ही कि ऑडिटर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, या तो ये कोई मेजर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, जैसा मान लीजिए कोई ऑफ बैलेंस शीट आइटम बोलकर ये कंपनी कोई लिटिगेशन में फंसा हुआ है, उस लिटिगेशन में अगर हार गया तो बहुत सारे करोड़ों रुपया चला जाएगा कंपनसेशन देने के लिए या टैक्स देने के लिए। ऐसा कुछ वो ठीक से डिक्लेयर करता है कि नहीं, आपको सामने दिखता है कि नहीं, ये सब ख्याल रखना चाहिए। क्लीन अकाउंटिंग होने से, क्लीन अकाउंटिंग अगर होगा तो अच्छा रहेगा। और ज़्यादातर कैपेक्स जो कर रहा है, कैपेक्स करते हुए रेगुलर कैपेक्स ही होता जा रहा है या पुरानी कैपेक्स के ऊपर में अभी सेल्स ग्रोथ भी बढ़ना चालू हुआ है कि नहीं, वो भी देखना चाहिए। नहीं तो ऐसा भी होता है कि 100 करोड़ का कैपेक्स दिखाता है, बाद में दिखता है कि वो 10 करोड़ का भी कुछ बना नहीं है, 90 करोड़ साइफोन हो गया है, ऐसा भी होता है। वो क्लीन अकाउंटिंग वाला कंपनी बहुत ज़रूरी है। एक क्राइटेरिया आगे जाके बताऊंगा आपको कि जो क्राइटेरिया के मुताबिक आपको इस तरह का कंपनी मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा साइफन होने से वो क्राइटेरिया में जो पैरामीटर मैं दूंगा वो आपके सामने हाजिर नहीं हो पाएगा। उस टाइप का कंपनी वो क्राइटेरिया पास नहीं कर पाएगा। जो क्राइटेरिया के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा हूँ, वो क्राइटेरिया ये है, उसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही शानदार एक रेशियो है। ये रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा आप लोगों को कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% होना चाहिए, 25% होना चाहिए। उसके नीचे वाला कंपनी को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि नीचे वाला कंपनी पैसा नहीं बनाता है, प्रॉफिट करता है, लेकिन 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों चाहिए? देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और सेल्स ग्रोथ ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 25% से ऊपर, 25% या उससे ऊपर होना चाहिए। मैकिन्जी एंड कंपनी बोल के अमेरिका में एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे कंपनीज को सलाह देते हैं कि उनका धंधा कैसे बढ़ाए, कैसे नफ़ा बढ़ाए। ये तो वो कंपनी के मुताबिक ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा होने की बगैर अगर सेल्स ग्रोथ होगा तो वो ऐसा सेल्स ग्रोथ है कि आप सेल्स ग्रोथ बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे पैसा खर्चा करने लग गया तो अल्टीमेटली नफ़ा का आंकड़ा बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का डेफिनेशन क्या है, जो स्लाइड आप लोग दिख रहा है अभी, उस स्लाइड में आप दिखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल में न्यूमरेटर मतलब ऊपर में जो चीज़ आता है वो है EBIT, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिगर को आपने जब डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। एसेट साइड में जितना फिगर है पूरा टोटल एसेट्स का फिगर लीजिए, उससे लायबिलिटीज़ के अंदर करेंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। करेंट लायबिलिटी क्यों? क्योंकि करेंट लायबिलिटी ऐसा लायबिलिटी होता है जो 1 साल के अंदर कंपनी को कर्जा चुकाना पड़ता है। तो ये
करेंट लायबिलिटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का कैपिटल एम्प्लॉयड में करेंट लायबिलिटी माइनस करके ही वो रेशियो यूज़ होता है। तो ये जो EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड जो रेशियो है वही है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 25% हमारे देश में 25% तो है ही, 25% से 45%, 50% यहाँ तक भी पहुँचता है। और ऐसा कुछ कुछ कंपनी होता है जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी बहुत ऊंचाई पे हो जाता है, जैसा कॉलगेट है, नेस्ले है। इस टाइप का कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल तो बहुत अच्छा है लेकिन इनका सेल्स ग्रोथ नहीं है। सेल्स ग्रोथ कम होने के कारण नफ़ा बढ़ता नहीं है, धंधा बढ़ता नहीं है, तो उसका शेयर प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा ही होता है। तो उस टाइप का कंपनी को मत चुनिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, 25 के ऊपर है, 40-35 मिलता है तो बहुत बढ़िया है। और सेल्स ग्रोथ रेगुलर बेसिस पे हर क्वार्टर या हर साल में हर क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ होता है तो और बढ़िया है। एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब पिछले साल का सेम क्वार्टर में और इस साल का क्वार्टर में ग्रोथ रेगुलर बेसिस पे होता चलता है तो बहुत अच्छा है। इस टाइप का कंपनी प्राइस जब मोटा मोटी आपको रीज़नेबल वैल्यूएशन में मिलेगा तब लेना चाहिए। अभी आता हूँ मैं कि रीज़नेबल वैल्यूएशन में आप कैसे चुनेंगे। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस सब को बात किया ना, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से आप अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा फ्री कैश फ्लो। और यही फ्री कैश फ्लो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैपिटल एक्सपेंडिचर उस साल में कंपनी कुछ किया तो उसको उसका आंकड़ा जो है उसको माइनस कर देंगे तो आपको फ्री कैश फ्लो का फिगर मिल जाएगा। ये फ्री कैश फ्लो एक्चुअली रिटर्न ऑन कैपिटल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने से आ जाता है। अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले एक वीडियो में भी मैंने कहा था, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट, मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा है और जो कर्जा लिया है उसका वेटेड एवरेज करके जो फिगर आता है उसी को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है। यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और ये आज के दिन, एक साल पहले, 1.5 साल पहले ये 12% लोगों को थंब रूल के नाते माना जाता था, 12%। अभी ये 2% कर्जे ब्याज दरें 2% बढ़ जाने के कारण, 2% बढ़ जाने के कारण ये 14% हो गया। तो देखिए 25% अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो उससे 14% माइनस करने से आपका फ्री कैश फ्लो 11% तो बनता है ना। तो यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको तब क्या क्या देखना चाहिए ये एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो है आप ज़ीरो डेट या नेग्लिजिबल डेट या मैक्सिमम 0.5% ऑफ शेयर होल्डर्स कैपिटल कर्जा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कोई कंपनी में पैसा मत लगाए। दूसरी बात यह है कि रेगुलर बेसिस पे आपको सेल्स ग्रोथ दिखना चाहिए। तीसरी है कि ये जो सेल्स ग्रोथ है, ये सेल्स ग्रोथ बनाते हुए ज़्यादा पैसा खर्चा करके सेल्स ग्रोथ आ रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रिटर्न ऑन कैपिटल ख़राब हो जाएगा। अभी वो रिटर्न ऑन कैपिटल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस करने के बाद में जो पॉजिटिव फिगर आएगा वही होता है फ्री कैश फ्लो। तो वो फ्री कैश फ्लो अच्छी होने से ही आपका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। अभी एक चीज़ मैं आपको कहलाऊँगा कि ऐसा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो जो आंकड़ा आता है उसी को आप नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करने से पर शेयर फ्री कैश फ्लो कितना होता है वो निकल जाएगा। उसको देखिए, अभी पर शेयर फ्री कैश फ्लो जो आपको मिला, मान लीजिए कि कोई कंपनी का 30 है पर शेयर फ्री कैश फ्लो, और अगर वो 500 रुपया में चल रहा है तो आप फ्री कैश फ्लो को करीबन 17 टाइम्स दे रहे हैं। तो ये प्राइस पर कितना, व्हाट इज़ द मैंने मल्टीपल क्या होता है प्राइस बाय फ्री कैश फ्लो, वो जितना कम में आपको मिलेगा उतना ही बेहतर है। लेकिन फ्री कैश फ्लो कुछ अच्छा होना चाहिए, ये देख के ही सिर्फ मल्टीपल छोटा है मल्टीपल कम है ऐसा सोच के मत लीजिएगा। फ्री कैश फ्लो अच्छा होने से आपके लिए बेहतर है, क्योंकि तब जाके वो कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आपको दे के ही जाएगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद हुआ तो मेरा अभी लाइक बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जबकि कोई नया वीडियो बनने से आपके पास में मैसेज चला जाएगा।